चैप्टर का नाम है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप पहले मेरे को ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी। मनी मतलब क्या होता है? जी बिल्कुल, मनी क्या होता है पहले ये बताइए मेरे को। तो मनी क्या होता है सभी लोग जानता है, बचपन से आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। मनी का मतलब क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। मनी। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई, देखो ध्यान से देखने से ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको चैप्टर दिख रहा है, इसमें 3 कंपोनेंट है। एक टाइम है, दूसरा वैल्यू है और तीसरा क्या है? मनी है। तो मनी का मतलब तो दुनिया जानता है, छोटा छोटा बच्चा जानता है, जो 9-10 का एटलीस्ट है उसको पता है कि मनी का मतलब क्या होता है। एक मीडियम होता है जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब परचेज एंड सेल्स कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इस टॉपिक का, वो आता है वैल्यू। क्या चीज? वैल्यू। वैल्यू ऑफ व्हाट? वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा वर्ड क्या दिख रहा है आपको? वैल्यू। वैल्यू ऑफ व्हाट? मनी का। तो ये इसका वैल्यू क्या होता है? व्हाट डू यू मीन वैल्यू ऑफ मनी? अब इस चीज को समझने के लिए आप एक चीज जानना जरूरी है, समझिएंगे आप पहले। ये आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग का टाइम आगे जाता जाएगा, समय आगे बढ़ता जाएगा। कौन? समय। समय मतलब टाइम। जैसे जैसे ईयर पास होता जाएगा, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मनी का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। मनी का वैल्यू 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 डिक्रीज होता चल जाएगा। जी आपके दिमाग में एक गलत चीज आ रहा है कि सर डिक्रीज थोड़ी ना, बढ़ जाएगा ना। जो बढ़ जाएगा, जो आप सोच रहे हैं, उसको रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट। रेट। जैसे कि आज से 10 साल पहले रेट भारत का डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो 40-50 रुपया होगा, आज के टाइम पर 90 के आसपास आ चुका है, 85-90 के आसपास। रेट बढ़ेगा, जैसे समय समय बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? रेट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, पर वैल्यू क्या होगा? गिरते चल जाएगा। मतलब सर समझे नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आज जो है, ध्यान से समझो, तुमसे हम 100 रुपया लिए है ना, और 10 साल बाद तुमको 100 रुपया लौटा दिए। चलो तुमसे 1000 रुपया लिए आज के टाइम पर, और ठीक 10 साल बाद तुमको तुम्हारा पैसा हम जो है 1000 रुपया लौटा दिए। बोलो तुमका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कैसा नुकसान हुआ? 100 रुपया, 1000 रुपया लिए, 1000 रुपया लौटा दिए। 1000 रुपया आपसे लिए, 1000 रुपया लौटा दिए, तो भाई आपको क्या नुकसान हुआ? क्या दिक्कत है आपको? दुख? यहां पर 1000 रुपया आपसे लिए तो 1000 रुपया हम ही चुकाए हैं। तो जनरली देखिएगा, अगर अकाउंट्स के भाषा से देखिएगा, अकाउंट्स का एंगल से देखिएगा, तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसके एंगल से? अकाउंटेंसी का एंगल से। बट हम लोग एफएम पढ़ रहे हैं अभी, एफएम का चैप्टर का यही खास बात है। एफएम का नजर देखिएगा तो भयानक नुकसान होगा। बोलो कैसे? तुम आज 1000 रुपया में सपोज जो है 10 तो कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे थे, है ना। कितना? 10 तो कोल्ड ड्रिंक आप क्या किए? पी पा रहे थे कि भाई चलो 10 कोल्ड ड्रिंक मिल जा रहा है। बट क्या जरा सोच के देखो, आज से 10 साल बाद उतना ही रुपया में 10 कोल्ड ड्रिंक मिलेगा क्या? है ना। आज से 10 साल पहले 10 रुपया में जो आपको वैल्यू मिल जा रहा था, वही वैल्यू आज 10 रुपया में मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आने वाला 10 साल में भी आज जो आपको 1000 रुपये में वैल्यू मिल जा रहा है, वो उस समय 1000 रुपये में वैल्यू नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, वैल्यू कम मिलेगा। तो क्या हुआ कि पैसा का वैल्यू आज जो था, फ्यूचर में पैसा का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पैसा का जो वैल्यू है, पावर है, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? उतना मेंटेन करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पैसा। जैसे जैसे समय बीतेगा, टाइम एक्सपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगा, पर रेट जो है क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा।
समझ रहे हैं, दोनों कोरिलेशन कर पा रहे हैं। वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगा पर पैसा का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वैल्यू कम होगा, पावर कम हो जाएगा, मतलब सामान कम मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है, पर उसका रेट जो है ना वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, उतना खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाएगा। पहले $1 खरीदने के लिए 40 रुपए देना पड़ रहा था, आज के टाइम पे $1 खरीदने के लिए बाप रे बाप 80 रुपए देना पड़ रहा है। रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बात सिंपल सी बात है, वैल्यू कम हो गया। इसीलिए तो बोलते हैं, जो न्यूज में बोलता है पैसा में गिरावट आया। पैसा में गिरावट आया मतलब क्या हुआ, उसका पावर गिर गया, पावर गिर गया मतलब उसका वैल्यू गिर गया, वैल्यू गिर गया मतलब रेट बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सिंपल सा बात है। तो वैल्यू ऑफ मनी मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ मनी मतलब ये होता है कि कितना क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर अमाउंट ऑफ बेनिफिट आर अवेलेबल इन द मार्केट, या फिर अमाउंट ऑफ बेनिफिट आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट, यानी कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है। अमाउंट ऑफ बेनिफिट को ही क्या बोलेंगे हम लोग? वैल्यू ऑफ मनी। मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज उस उतना रुपया में, मतलब वैल्यू ऑफ मनी मींस क्या हुआ कि आपका जो है कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, और ये बेनिफिट समय आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बेनिफिट आपको कम मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? लिखेंगे इसको। सर ये लिखना था क्या? नहीं, ये समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करेंगे लिखना चाहे तो। आप हल्का सा कुछ रनिंग नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे आप वैल्यू ऑफ मनी में कंटिन्यू करेंगे यहां पर। चलो यहां से करते हैं। अमाउंट ऑफ बेनिफिट और क्वांटम मतलब क्वांटिटी, क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन be availed from money, that can be availed from money। क्या समझे? अमाउंट ऑफ बेनिफिट और क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी अवेल्ड फ्रॉम द मनी। वैल्यू ऑफ मनी मतलब अमाउंट ऑफ बेनिफिट, वैल्यू ऑफ मनी मतलब अमाउंट ऑफ मनी नहीं, अमाउंट ऑफ बेनिफिट। वैल्यू ऑफ मनी मींस अमाउंट ऑफ बेनिफिट या फिर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वांटम ऑफ गुड्स, अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी अवेल्ड फ्रॉम द मनी। मनी से जो भी आपको मिलने वाला है, दूसरे को बोलते हैं मनी का वैल्यू। अब बताओ मेरे को, मनी का वैल्यू बढ़ता है कि कम होते रहता है? कैसे कम होता है? जैसे जैसे समय बढ़ेगा, बस इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मींस, देखो अभी मनी समझा दिए, वैल्यू समझा दिए, अब एक और चीज बढ़ गया ना, क्या बढ़ गया? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस क्या हुआ? टाइम मतलब क्या हुआ यहाँ पर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मींस क्या हुआ? टाइम वैल्यू मींस मतलब क्या हुआ? इफेक्ट ऑफ मनी। तो इफेक्ट ऑफ मनी क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ईयर बढ़ता चल जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ता चल जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो चल जाता है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ मनी। कोई पूछेगा आपसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस, तो आप बोलिएगा वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट। वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट। तो वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या होता है पता है ना? गुड्स मिलना, गुड्स आप कितना परचेज कर पाएंगे, गुड्स बेनिफिट आपको कितना मिल पाएगा। तो बेनिफिट आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय, बेनिफिट कम होता चल जाएगा ना, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू मतलब क्या हुआ कि जो मनी का वैल्यू है समय का साथ साथ क्या होता चल जाएगा? कम होता चल जाएगा। इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कोई पूछे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, बोलिएगा सर इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन वैल्यू ऑफ मनी। इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन वैल्यू ऑफ मनी। इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन वैल्यू ऑफ मनी।
इफेक्ट ऑफ क्या, टाइम का इफेक्ट किसके ऊपर, टाइम का इफेक्ट। तो क्या इफेक्ट होता है वैल्यू ऑफ मनी पर टाइम का, जैसे समय बढ़ेगा, यही होता है। इन जनरल लिखेंगे कंटिन्यू करके, द वैल्यू ऑफ मनी decreases with increase in time. Effect of time on value of money होता है time value of money. In general, the value of money decreases with the increase in time. Done? तो तीनों का मतलब समझ में आ गया। मनी मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा क्या था वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, अमाउंट ऑफ बेनिफिट जो मिलने वाला है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या हुआ, वो वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट। तो वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट क्या है कि जैसे जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट मतलब ये देखा ना इफेक्ट ऑफ टाइम, तो टाइम का ये इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर टाइम का इफेक्ट क्या होता है। जैसे टाइम का इफेक्ट आपकी बॉडी पर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी पर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टाइम का ह्यूमन बॉडी पर क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका बॉडी ग्रो करता जाएगा, एक समय आएगा, बुढ़ापा आएगा और फिर बॉडी काम करना बंद कर देगा। यही तो इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन ह्यूमन बॉडी। तो मनी और वैल्यू पे क्या टाइम का इफेक्ट है, मनी का वैल्यू। तो यही तो चैप्टर का नाम है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब यही हुआ कि समय के साथ साथ मनी के वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। जनरली एक लाइन में इस चैप्टर का कंक्लूजन यही है कि मनी ईयर जैसे से बढ़ेगा, समय जैसे बढ़ेगा, टाइम जैसे से बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ मनी फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा। कंक्लूजन यही है चैप्टर का। क्लियर है। अब क्वेश्चन यहीं से उठता है कि भाई ये ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जा रहा है, क्यों, व्हाट आर द रीजंस, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है, क्यों कम होता है। हाँ, उसके पीछे तीन कारण है, उसके पीछे तीन कारण है। गुड, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कितना नंबर पॉइंट आएगा, 4 नंबर ना। डिमांड मतलब डिमांड मेंटेन करना मीन्स नहीं, ये कहां से कनेक्ट कर लिया, नहीं भैया ऐसे कुछ नहीं है कि आप जो है डिमांड को मेंटेन करने के लिए आप जो है क्या कर रहे हैं कि वो तो उसको तो इन्फ्लेशन में ही कनेक्ट कर लिया गया। वो जो तुम बोलना चाह रहे हो वो तो इन्फ्लेशन में चला गया जो पॉइंट्स है, तो इन्फ्लेशन तो बोल ही दिया। वो रीजन लिखेंगे, रीजन फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू इंक्रीज इन टाइम। ये थ्योरी में एक बार क्वेश्चन आया था। तो कहानी ये है, एक बात बताइए, आज हम आपसे 100 रुपया लिए है ना, आज आपसे 100 रुपया लिए, और कल आपको 100 रुपया चुका दिए। ऐसा हम रोज कर रहे हैं, आपसे रोज 100 रुपया ले रहे हैं, कल 100 रुपया चुका दे रहे हैं, रोज 100 रुपया ले रहे हैं, चुका दे रहे हैं। क्या 3-4 दिन बाद आप देना पसंद करेंगे? देना पसंद ही नहीं करेंगे। बोले क्या रोज रोज आप 100 रुपये हमसे ले रहे हैं और फिर लेके चुका दे रहे हैं, मेरा भी तो अपना कुछ काम धाम है, मेरा भी तो कुछ अपना खर्चा है। मेरा बात समझने की कोशिश करिए, अगर आप मेरे को 100 रुपया दे रहे हैं तो पक्का है कि अपना कुछ क्या कर रहे हैं, आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना।
तभी तो मेरे को 100 रुपया दे रहे हैं। आप वो 100 रुपया का कुछ और भी तो यूज कर सकते थे। आज के टाइम पर पैसा का वैल्यू होता है भाई साहब, पैसा का कीमत होता है, ऐसा नहीं है फालतू का पैसा पड़ा हुआ है। आज पैसा आपका घर में अगर पड़ा हुआ है फालतू, समझ लीजिए कि एफएम का आप बुद्धि यूज ही नहीं कर रहे हैं। एफएम बोलता है घर में पैसा फ्री में है ही नहीं। पैसा अगर आपके पास है तो पैसा से पैसा बनता है, एफएम का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यानी अगर पैसा आपके घर में है तो किसी को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना आप कंजम्पशन, उस पैसा का कुछ ना कुछ यूज है भाई, मेरा कहने का मतलब यही है। उस पैसा को बैंक में रख देते इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता, उस पैसा को म्यूचुअल फंड में डाल देते पैसा इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता, उस पैसा को किसी और को दे देते तो वो इंटरेस्ट देता कि नहीं देता, मतलब उस पैसा से कुछ ना कुछ तो मिलता। उस पैसा को आप कंज्यूम करते, अरे कुछ नहीं करते तो आप कंज्यूम करते, आप खाते, आप खिलौना खरीदते, आप कुछ भी खरीदते, पर अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपना कंजम्पशन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अपना कंजम्पशन को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना कंजम्पशन को हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दैट्स वाई आपसे हम क्या करते हैं, एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना मेरा, क्या चार्ज करते हैं आपसे, इंटरेस्ट। तो कोई अगर हम आपसे आज 100 रुपया ले और कल दे या चलो 5 दिन बाद आपको हम 100 रुपया लौटा दे, तो आपको 1 दिन 2 दिन ठीक लगेगा, तीसरा चौथा दिन से ना आप इरिटेट हो जाएंगे, बोलेंगे पैसा नहीं है मेरे पास, हाँ या ना। पर यही हम बोले कि चलो 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 20 रुपया तुम्हें एक्स्ट्रा ले लो मेरे से, तो अब रेडी हो जाएंगे कि नहीं रेडी हो जाएंगे, अभी भी रेडी नहीं होंगे, अब तो होंगे ना। तो आपसे हम जो 20 रुपया कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हम आपको दे रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आप हमसे 20 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। आप हमसे 20 रुपया एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि आपको जानते हैं कि सर समय के साथ साथ इसका वैल्यू क्या हो चुका है, कम हो गया है। जब जिस दिन आपको दिए थे उस दिन 100 रुपया में जितना वैल्यू मिल रहा था, 5 दिन बाद 100 रुपया में उतना वैल्यू मेरे को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा और मेरे को खर्च करना पड़ेगा। दैट्स वाई मेरे से आप क्या कर रहे हैं, कुछ चार्ज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 3 कंपोनेंट आता है, जो आप इंटरेस्ट में से चार्ज कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट बनाने के पीछे 3 कंपोनेंट होता है। अब क्या क्या हो सकता है जरूरी नहीं है, बट 3 कंपोनेंट होता है। आपसे हम 20 रुपया जो एक्स्ट्रा, आप में से 20 रुपया जो एक्स्ट्रा चार्ज किए, उस इंटरेस्ट में ना वो 3 बातें छिपी हुई हैं। तो आप जो मेरे से इंटरेस्ट चार्ज किए उसका पीछे एक ही कारण था, बोलो क्या कारण था, ना आप मेरे से इंटरेस्ट क्यों चार्ज किए पता है, आप मेरे से इंटरेस्ट ही चार्ज किए क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेक्रीफाइस किए। क्या किए, लिखेंगे नहीं, सेक्रीफाइस किए। क्या सेक्रीफाइस किए बताइए तो, सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट, कॉन्सेप्ट समझिएगा, हम कॉन्सेप्ट घुमा रहे हैं, लिखना कुछ भी नहीं है। सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंपनसेशन, सो दैट आप मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, हाँ ना। आप क्या किए, आप बोल रहे हैं कि भाई हम उस दिन जो है दाल मुड़ी खाने का बहुत ज्यादा मन था मेरे को, आप हमसे 100 रुपये मांग लिए, हम दे दिए, हम दाल मुड़ी नहीं खाए, तो दैट इज द कंपनसेशन होगा ना, कि मेरा सेक्रीफाइस उस दिन क्या रह गया, आई मीन मेरा नीड्स क्या रह गया उस दिन, सेक्रीफाइस हो गया। तो इसीलिए हम आपसे पैसा चार्ज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कंपनसेशन, कंपनसेशन फॉर सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। तो पहला जो होता है, आपसे हम जो पैसा चार्ज करते हैं उस चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। क्या चार्ज करते हैं आपसे, तो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में जो सबसे पहला चीज जो चार्ज किया जाता है आपसे, वो क्या चार्ज किया जाता है, दूसरा चीज ये हो सकता है कि सर क्या हुआ जानते हैं, महंगाई बढ़ गया, आपको हम 100 रुपया दिए ना, और आप जब 5 दिन बाद मेरे को 100 रुपया लौटाए, तो मार्केट में जब गए वो 100 रुपया लेकर, तो बोल रहा ना 20 रुपया और दो मेरे को। हम 100 रुपया सर जिस दिन खरीदने का प्लान कर रहे थे ना, तो उस दिन 100 रुपया में अपना जो जरूरत का सामान था हम खरीद ले रहे थे, 100 रुपया मिल जाता। बट आप जब लौटाए मेरे को और उस दिन हम मार्केट गए वो जरूरत का सामान खरीदने के लिए, तो उस दुकानदार बोल रहा है कि नहीं नहीं 20 रुपया और दो, महंगा हो गया, महंगाई हो गया है। तो मेरा तो लॉस हो गया ना आपको पैसा देने से, इसीलिए मेरे को 20 रुपया एक्स्ट्रा दीजिए। तो दैट इज इन्फ्लेशन। ये क्या है, इन्फ्लेशन। क्या बोलो, इन्फ्लेशन। दैट्स वाई आपसे हम क्या चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट के डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या था, कंपनसेशन ऑफ सेक्रीफाइस, कंपनसेशन फॉर सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। आपको यही हुआ, महंगाई आपके लिए नहीं बढ़ा था, आपके लिए बस आपका जो सेक्रीफाइस किए हैं आप, उसके लिए आप मेरे से एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए क्या हो गया है,
इन्फ्लेशन हो गया है, हो सकता है किसी के लिए दोनों हो गया हो, सेक्रीफाइस भी किया बेचारा, और तो इसीलिए वो आपसे पैसा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तीसरा, आपको हम पैसा दिए, रोज मेरा टेंशन माथा पे, कब पैसा लौटाएगा, कब पैसा लौटाएगा, माथा पे टेंशन चल रहा है, डर भी लग रहा है कि पैसा देगा कि नहीं देगा। रिस्क है कि नहीं भाई साहब? नहीं है? बैंक वाला आपको पैसा दिया है, बैंक वाला रिस्क नहीं ले रहा है? इतना भयानक रिस्क ले घूम रहा है आजकल, लोग पैसा लौटाता कहां है? रिस्क है ना, तो भाई वो रिस्क से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसा को चार्ज करना पड़ेगा ना। दैट इज द रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं? रिस्क प्रीमियम। वो रिस्क को बैकअप करने के लिए, वो रिस्क को बैकअप करने के लिए हम क्या मांग रहे हैं आपसे? प्रीमियम मांग रहे हैं। मतलब एक दोस्त था, वो मेरे से पैसा मांग रहा है बार बार कि भाई दो ना दो ना दो ना। हम बोले कि तुम कब लौटाएगा? बोल रहा है कि मेरे को, हम आपको लौटा देंगे 1 महीना बाद। हम बोले ठीक है, कितना रुपया चाहिए? तो 1000 रुपया चाहिए। पर जानते हैं उसका उसका नियत पहले से मेरे को सही नहीं लग रहा था। दोस्त यार जानते हैं हम लोग कि कैसा है। तो उसको हम बोले कि देखो भैया, तुमसे हम 1000 रुपया नहीं लेंगे, तुमसे हम 100 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। अब मुझे 100 रुपया कहाँ का? भाई रिस्क है, इतना हम बर्दाश्त करेंगे रिस्क, तुम देगा कि नहीं देगा। उस रिस्क को बैकअप करने के लिए हम आपसे 30 रुपया 100 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये है रिस्क प्रीमियम। तो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ या तो महंगाई आ जाता है। ध्यान सुनिएगा, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो 3 कारण होंगे आपके साथ। या तो महंगाई आ गया है, या तो आप प्रेजेंट टाइम पर कंजम्पशन लॉस कर दिए, या तो कहीं ना कहीं रिस्क है। ये तीनों को बैक करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं। और जब एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं, जब एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हैं तो हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। और जब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, जब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी का रेट क्या हो रहा है? रेट बढ़ रहा है। और रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पक्का है कि कहीं ना कहीं कि उस समय हमको वैल्यू, सामान, गुड्स कम मिलेगा, क्योंकि रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन पूरा चक्कर है, ये चक्र है, इसको आप तोड़ नहीं पाएंगे, बट समझ ही पाएंगे कि सर क्या रीजन है कि फ्यूचर में हमारा मनी का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो फ्यूचर में मनी का वैल्यू डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग का मनी का रेट जो है वो क्या हो रहा है? मनी का रेट इंक्रीज क्यों हो रहा है? मनी का रेट इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम महंगाई बढ़ गया। इसलिए सर क्योंकि हम प्रेजेंट में कुछ खाए नहीं, इसलिए आपसे हम क्या ले रहे हैं? एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, कंपनसेशन ले रहे हैं। रिस्क है सर उसको पैसा देने में, इसलिए ले रहे हैं। तो दैट्स वाई हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही इंटरेस्ट आपका रेट को क्या करता है? बढ़ाता है। और रेट को बढ़ाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका मनी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। रेट बढ़ रहा है, वैल्यू तो वैल्यू तो हर जगह डिक्रीज हो रहा है, हर जगह वैल्यू डिक्रीज ही हो रहा है। वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई तो आपसे चार्ज कर रहे हैं। इन्फ्लेशन में वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, प्रेजेंट कंजम्पशन में आपको लॉस हो रहा है, रिस्क प्रीमियम में रिस्क प्रीमियम का, तो दैट्स वाई आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन यहां से जन्म लेगा कि व्हाई पीपल चार्ज इंटरेस्ट, व्हाई पीपल चार्ज इंटरेस्ट। या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन यहीं पर आ जाएगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू। तीनों का ही रीजन, दोनों का ही आंसर यही है, बिकॉज आप 3 ये काम कर रहे हैं, इसलिए आपका वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसको कनेक्ट करते हुए लिखेंगे। अच्छा ये लिख लिए पहले, लिखिए थोड़ा सा। हो गया?
अब जो बोले वही चीज लिखेंगे आप यहाँ पर। क्या बोले सर आप? ये बोले जितने भी मनी लेंडर्स है, मनी लेंडर मतलब जो पैसा, every money lenders expect to recover all three compensation from the borrower। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, आपसे क्या, आपसे मनी लेंडर जब आपको पैसा देता है तो ये बोलता है इन्फ्लेशन आ गया है इसलिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो। मनी लेंडर आपको बोलता है हम तुम्हारी वजह से आज जो है बिरयानी खाने का मन कर रहा था नहीं खाए, अब तुम पैसा दो उस लॉस को भरने के लिए, रिस्क है तुमको पैसा देने में। ये बोलता है, क्या बोलता है टेक्निकली? इंटरेस्ट ले रहे हैं। पर इंटरेस्ट क्या चीज से मिलकर बनता है? ये तीन आए, हाँ, इन द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। एज अ रिजल्ट जो भी अमाउंट है, द अमाउंट टू बी रीपेड हैज टू बी एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट हमको पे करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा देन द अमाउंट borrowed by the borrower। एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है ना। अब यही एक्स्ट्रा पैसा की वजह से क्या समझ में आ रहा है कि रेट बढ़ रहा है पैसा का। जब रेट बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू ऑफ मनी घट रहा है। तो इसी से कनेक्ट हो गया ये चीज कि दिस एक्स्ट्रा इंडिकेट दैट कि द वैल्यू ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। फिर समझे नहीं? अरे समझे तो समझो। आज जो है वापस से चीज को कनेक्ट करो, 1000 रुपया में कुछ बेनिफिट मिल रहा है ना, 1000 रुपया में कुछ बेनिफिट मिल रहा है। आज से इतना ही बेनिफिट आपको पाने के लिए, जितना बेनिफिट आज मिल रहा है उतना ही बेनिफिट पाने के लिए 1 साल बाद या 2 साल बाद क्या 100 रुपया देना पड़ेगा? 100 रुपये में हो जाएगा? उतना ही बेनिफिट पाना है, ऐसे समझिए। अच्छा, जितना आज बेनिफिट मिल रहा है ठीक 2-3 साल बाद आपको उतना ही बेनिफिट चाहिए, तो 100 रुपया से ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं? 100 रुपया मतलब 1000 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं? एटलीस्ट 1000 रुपये में तो नहीं होगा। उतना ही बेनिफिट पाने के लिए, सेम बेनिफिट पाने के लिए हमको एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा? 1000 से ज्यादा देना पड़ेगा। 1000 रुपये में नहीं होगा, 1000 रुपया से। यानी कहीं ना कहीं आप देखें कि सेम बेनिफिट पाने के लिए मेरे को 1000 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर पैसा हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब? कहीं ना कहीं मेरा क्या हो चुका है? वैल्यू कम हो चुका है इसका। उतना ही वैल्यू पाने के लिए मेरे को ज्यादा पे करना पड़ रहा है, यानी कि पैसा का वैल्यू कम नहीं, सामान का वैल्यू कम नहीं हुआ है, पैसा का वैल्यू क्या हो गया है? कम हो गया, क्योंकि हाँ उसे ज्यादा पे करना पड़ रहा है, वैल्यू कम हो गया है पैसा का, इसलिए मेरे को ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कनेक्ट हो पाया? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इससे, तो आप क्रैक कर पाएंगे अब इस तरह का क्वेश्चंस को। क्लियर है? तो इससे आपसे तीसरा क्वेश्चन बनता है, इससे 3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन क्या है? 3 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द
कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आर द, तो बताओ कितना तरह का इंटरेस्ट होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। तो 3 कंपोनेंट है, 3 टाइप है इंटरेस्ट का। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। आओ, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, क्या है? कितने तरह का इंटरेस्ट होता है बताइए, अभी तो पढ़े 2 की 3 लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं, कंपनसेशन जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखेंगे, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन, था ना ये। नेक्स्ट क्या था? इन्फ्लेशन, और एक और था ना रिस्क प्रीमियम। ये 3 तरह का टाइप होता है। टाइप कंपोनेंट बात तो बराबर ही है ना, टाइप बोल लो कंपोनेंट बोल लो। अब टाइप क्यों बोल रहे हैं समझेंगे, अब ये समझ में आ जाएगा टाइप इसको क्यों बोले हम। कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, टाइप भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना है। अब जो अगर सिर्फ और सिर्फ आप बोले ना कि सब अपने अकॉर्डिंगली चार्ज कर सकता है आपसे, हो सकता है कि आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ कंपनसेशन ऑफ सेक्रीफाइस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन चार्ज कर रहे हैं। हो सकता है कोई क्या चार्ज कर रहा हो, सिर्फ इन्फ्लेशन चार्ज कर रहा हो सकता है कोई सिर्फ रिस्क प्रीमियम चार्ज कर रहा हो, कोई हो सकता है कि इन कंपनसेशन और इन्फ्लेशन चार्ज कर रहा हो, कोई हो सकता है तीनों चार्ज कर रहा हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो मान लीजिए सर कि कोई कंपनसेशन फॉर सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन ही चार्ज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेगा? इंटरेस्ट ना। इंटरेस्ट में भी स्पेसिफिक है, अब ऐसे नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसका नाम है, सिर्फ अगर ये कोई आपसे चार्ज कर रहा है तो इसको क्या कहा जाता है? रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोला जाता है? रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न, इसको बोला जाता है। कोई आपसे क्या चार्ज कर रहा है? कंपनसेशन ऑफ सैक्रिफाइस प्रेजेंट चार्ज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न। साथ ही साथ कोई आपसे इन्फ्लेशन का भी पैसा चार्ज कर ले रहा है, तब क्या बोलेंगे पता है? रिस्क फ्री नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। ओ, यानी कि जैसे ही आप देखिए कि रिस्क फ्री नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, सामने वाला बोल रहा है रिस्क फ्री नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री, तो समझ में आ जाना कि कंपनसेशन और इन्फ्लेशन चार्ज कर रहा है। सर ये कहां देखने को मिलता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में? कभी लोन लिए? अरे लोन लिए हो कभी बैंकों से? नहीं लिए हो ना? तो फ्यूचर में लोन लोगे ना तो डॉक्यूमेंट में जाकर देखना, यही सब लिखा रहता है। तो डॉक्यूमेंट होता है ना जहां पर इंटरेस्ट रेट लिखा रहता है, पूरा यही लिखा हुआ है, पूरा यही सब। जनरली वो आपसे यही चार्ज करता है, क्या चीज बोलो तो? रिस्क फ्री नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। ये रिस्क प्रीमियम चार्ज नहीं करता है वो। अब कहीं ना कहीं जो कस्टमर पढ़ा लिखा है, जैसे आप फाइनेंस पढ़ लिए है ना, अब फाइनेंस पढ़ के सामने वाला आपसे रिस्क प्रीमियम का भी पैसा चार्ज कर रहा है, तो आपको खराब लगेगा ना। जैसे कि हाँ को बोले हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, आप पूछे भाई क्यों? डर है कि आप मेरा पैसा ले लेंगे, नहीं चुकाएंगे, तो कितना खराब लगेगा ना आपको। अरे समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, आपसे एक्स्ट्रा पैसा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमको डर है कि आप मेरा पैसा, तो आपको हर्ट नहीं होगा?
अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं हमको, हम कैसे नहीं चुकाएंगे, सब तो एक तरह नहीं है ना। जनरली वो लोग क्या करता है ना, इन्फ्लेशन का पैसा इतना हाई कर देता है, इन्फ्लेशन का जो रेट है ना वो क्या करता है अपना इंटरेस्ट में वो हाई कर देता है या कंपनसेशन को हाई कर देता है, और आपसे रिस्क प्रीमियम जल्दी चार्ज नहीं करता है। तो सिर्फ और सिर्फ कोई आपसे क्या चार्ज कर रहा है बताओ, कंपनसेशन ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन चार्ज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे आप, रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न। अगर साथ ही साथ आपसे कोई इन्फ्लेशन चार्ज कर रहा है तो क्या बोलेंगे, तो नॉमिनल देखते ही दोनों है, एक नहीं है। हाँ, नॉमिनल में सिर्फ एक नहीं है, नॉमिनल में क्या है, दोनों है, ये ध्यान रखने वाला बात है। अब साथ ही साथ ये वाला ये वाला भी आ गया, रिस्क फ्री नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क प्रीमियम भी कोई चार्ज कर लिया, सपोज क्या चार्ज कर रहा है कोई, रिस्क प्रीमियम भी चार्ज कर लिया, तो फिर उसका क्या नाम पड़ेगा, रिस्क फ्री नहीं पड़ेगा, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, रिस्क एडजस्टेड। रिस्क एडजस्टेड ये क्या आया बताओ, तो ये किसके लिए आया, प्रीमियम के लिए आया वर्ड, रिस्क एडजस्टेड वर्ड किसके लिए आया, रिस्क प्रीमियम के लिए, रिस्क एडजस्टेड हो गया। रिस्क फ्री से क्या हो गया सर, ये दोनों रिस्क फ्री क्यों था, क्योंकि इसमें प्रीमियम चार्ज नहीं हो रहा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, रिस्क। जैसे ही प्रीमियम चार्ज कर दिए तो क्या नाम पड़ गया, रिस्क ले लिए, रिस्क का पैसा ले लिए, रिस्क का पैसा ले लिया मतलब रिस्क एडजस्टेड, एडजस्ट कर दिया रिस्क, तो क्या पड़ गया, रिस्क एडजस्टेड। और हालांकि रियल तो है ही, अब सुनो ना, ये वाला है और ये वाला तो है ही ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, रिस्क एडजस्टेड रियल की नॉमिनल, हम दोनों ही को पकड़ लिए हैं ना, सुनो ना, रिस्क प्रीमियम तो है इसलिए नाम क्या पड़ गया, रिस्क एडजस्टेड। अब हमको ये दोनों को भी पकड़ के चलना है, दोनों को लेके चलना है, तो रियल बोले कि नॉमिनल बोले, रियल बोलेंगे तो सिर्फ ये रहेगा, और नॉमिनल बोलते ही दोनों ही पकड़ गए, तो ये दोनों को पकड़ना है और इसको पकड़ना है, तो क्या नाम हो जाएगा इसके लिए, तो रिस्क एडजस्टेड, और दोनों को पकड़ना है इसीलिए नॉमिनल, तो क्या नाम पड़ जाएगा, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या नाम पड़ा, समझ में आया, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। बोलो, सिर्फ ये रहे तो रियल, सिर्फ ये रहे तो ये भी आ गया तो नॉमिनल, और ये भी आ गया तो रिस्क एडजस्टेड। क्या बताओ, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे, बताओ कि इसमें तीनों है कि कौन कौन है, कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, लिख के दे रहे, रिस्क एडजस्टेड रियल रेट ऑफ रिटर्न, कौन कौन है ये बताओ खाली, सामने वाला मतलब रिस्क प्रीमियम है और कंपनसेशन है, ये नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि नॉमिनल नहीं लिखा हुआ है, अगर नॉमिनल लिखा रहता तो वो दोनों होता। सर तो ऐसा बताइए कि रिस्क प्रीमियम और इन्फ्लेशन सिर्फ नहीं हो सकता ना, वही तो बोलना चाह रहे हैं, इसका कोई नाम नहीं है, इसके लिए आप रिस्क एडजस्टेड बोल सकते हैं, तो रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल मतलब दोनों, रियल मतलब सिंगल, बस नॉमिनल मतलब दोनों, रियल मतलब सिंगल। सिंगल कौन सा सिंगल, वो वाला सिंगल, कौन, कंपनसेशन वाला, कंपनसेशन और सिंगल। इन्फ्लेशन सिंगल नहीं पड़ेगा कभी भी, इसका कोई नाम ही नहीं होता है, तो इसका ना कभी आया है ना कभी आएगा। क्लियर हो गया, फिर दिमाग समझने के लिए दिमाग में डालिए, ज्यादा दिमाग को प्रिपरेशन में डालिए, तो आप क्या समझेंगे, पहले वो सिर्फ दिया रहेगा तो कंपनसेशन और दिया रहेगा तो रिस्क फ्री रियल। रिस्क वर्ड क्या क्या आपको कीवर्ड है इसमें रिस्क फ्री कीवर्ड है और रियल है,
इसके लिए क्या है, रिस्क फ्री है, नॉमिनल है, दोनों के साथ लेकर, दोनों को लेकर, और इसको क्या वर्ड है, रिस्क एडजस्टेड, और दोनों लिया हुआ है इसलिए नॉमिनल। सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन लेना है तो रियल, सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन वाला लेना है तो रियल, सिर्फ वो दोनों को लेना है तो इसको नहीं लेना है तो रिस्क एडजस्टेड नहीं है। फिर सिर्फ दोनों को लेना है, सिर्फ दोनों, वो दोनों को लेना है तो सिर्फ क्या लेंगे, अरे नहीं, ये हमको नहीं लेना है, प्रीमियम को नहीं लेना है हमको, तो रिस्क फ्री बोलिएगा, एडजस्टेड और नॉमिनल बोल दीजिएगा, दोनों है तो, वो दोनों है तो नॉमिनल, ये आएगा तो रिस्क एडजस्टेड, ये नहीं आया है तो रिस्क एडजस्ट नहीं है, रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री है, इसमें रिस्क एडजस्ट नहीं किया, रिस्क फ्री है, फ्री ऑफ रिस्क है, इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग को हम लोग रिस्क फ्री बोलेंगे, जब ये ऐड कर लेंगे तो रिस्क इंक्लूड, इंक्लूड को क्या बोलेंगे, एडजस्ट। समझ में आ रहा है लैंग्वेज, डन। एक मिनट दीजिए, इस पर दिमाग करिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर क्या इसको क्वेश्चन आता है क्या इसके ऊपर, हाँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन आता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वैसा ही आता है, क्वेश्चन आता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा चैप्टर है, चैप्टर नहीं है ये, समझ लो कहीं ना कहीं फॉर्मूला है। एफएम में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसका इसका बात नहीं करेंगे हम, मतलब अगर चैप्टर हम ना पढ़ाएं और डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में कोई आए करने के लिए तो उसको एफएम समझ में नहीं आएगा, एक उसके साथ भी हुआ था, बता दे रहे। ये अगर चैप्टर ना करो और डायरेक्ट तुम एफएम का क्लास में मेरे साथ पढ़ जाओ नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट क्लास मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर से, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लिख के दे रहे हैं हम, बस आप रटेंगे वहीं से एफएम रटेंगे, जहां एफएम रटेंगे गया एफएम। पढ़े आगे, दिमाग बैठ गया दिमाग में, तो आओ अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 नंबर आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने का वे। अच्छा एक बात बताओ, अब ये क्वेश्चन तो उठा था, सर टाइप है कि कंपोनेंट है, आप बोलिए क्या बोलते हैं, टाइप बोलेंगे कि कंपोनेंट बोलेंगे। 3 तरह का रिस्क का टाइप होता है, क्या क्या बोलो, कंपनसेशन, ना रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न, उसमें सिर्फ कंपनसेशन वाला है, रिस्क फ्री नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट ऑफ, इसमें तीनों आ गया, तो कहीं ना कहीं ये टाइप ही ना हुआ, और कहीं ना कहीं ये टाइप जो है उसमें कैसे बना, ये टाइप कैसे बना, विद द हेल्प ऑफ कंपनसेशन इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कंपोनेंट, क्या बोल सकते हैं, और जो नीचे बना उसको क्या बोलते हैं, जो रेड पेन से लिखे हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये टाइप बोलेंगे। तो टाइप बना कैसे, कंपोनेंट, तो कंपोनेंट और टाइप दोनों एक ही बात है, यहाँ पर नहीं मानते हैं, तो दोनों तो एक ही हो गया, कंपोनेंट भी एक ही बात हो गया, टाइप भी, टाइप में थोड़ा सा टेक्निकल नाम है, और टेक्निकल नाम जो बना है वो कैसे बना है, कंपोनेंट से बना है, समझ में आया, तो दोनों लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप पूछे तो भी दोनों बात लिख दीजिए, कैसे कैसे बना, कैसे लिखेंगे सर, पहला होता है रिस्क फ्री, फिर होता है रिस्क फ्री और नॉमिनल, रिस्क फ्री रियल, रिस्क फ्री नॉमिनल, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल, रिस्क, फिर लिखिए नीचे में रिस्क फ्री रियल कैसे बना, कंपनसेशन से बना, नॉमिनल कैसे बना, कंपनसेशन और इन्फ्लेशन से बना, दोनों ऐड कर दीजिए वहां पर। फिर तीसरा वाला में क्या लिखिए, ये कैसे बना, कंपनसेशन इन्फ्लेशन और ये करके बना, दोनों ही क्वेश्चन आएगा, टाइप्स आए चाहे कंपोनेंट आए, यही जवाब लिखना है आपको, ठीक है। मॉडल्स, अब इसमें कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है, एग्जाम में इसमें कैलकुलेशंस भी आता है कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो, तो इनको कैलकुलेट करने का हमारे पास 2 मॉडल्स है, एक होता है एडिटिव मॉडल, क्या होता है, एडिटिव मॉडल्स। एडिटिव मॉडल मतलब क्या होता है सर, एडिटिव मॉडल मतलब ये हुआ ऐड करना, अरे ऐड ऐड ऐड, क्या होता है, ऐड करना। जैसे एग्जांपल, क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपनसेशन फॉर सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। सर आप करना क्या चाह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। अगर हम
मनी लेंडर है। कौन है बोलो? मनी लेंडर है। तो हम मेरे साथ क्या हो रहा है कि कंपनसेशन फॉर सेक्रीफाइस ऑफ बजट कंजम्पशन भी हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, इन्फ्लेशन भी हुआ, है ना, और मेरे साथ रिस्क प्रीमियम भी हुआ। ठीक है, तो हम अपने बोरोवर से कितना रेट चार्ज करें, इंटरेस्ट का रेट कितना चार्ज करें? अभी तो समझाए हायर का मतलब ही क्या है, अभी तो समझाए। अगर आप क्या करेंगे, आप तीनों, आप देखिए कि आपको आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको लॉस हो रहा है। तो सर यहाँ पर कंपनसेशन भी लॉस हो रहा है, इन्फ्लेशन भी का लॉस हो रहा है, फिक्स प्रीमियम का भी लॉस हो रहा है। तो तीनों हायर का क्या मतलब है? आप गए हैं सामान खरीदने के लिए, तो आप बनाना भी खरीदे, मैंगो भी खरीदे, अंगूर भी खरीद लिए, तो आप बोले कितना रुपया दे? दुकानदार साहब ये उम्मीद कर रहे हैं, ये बोले जो महंगा है वो दे दो, मैंने आम वाला पैसा दे देगा और बाकी बनाना और अंगूर का पैसा नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? तो यही तो आप बोल रहे हैं कि सर जो हायर है, हायर है मतलब क्या है यहाँ पर? तो आप तीनों चीज आपके साथ नुकसान हुआ है, तो तीनों का पैसा आप लेंगे, हायर है किस लिए? समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ये भी कि आप तीनों का नुकसान का पैसा लेंगे, तो नुकसान का पैसा कैसे ले, मतलब इंटरेस्ट कैसे बना आपका? तो मॉडल का नाम क्या बताओ? एडिटिव मतलब, मॉडल मतलब ऐड, तीनों को ऐड कर दो, बात खत्म। तीनों को क्या कर लो? ऐड कर लो। तो कोई, सुनो आप ध्यान से, इसी पे क्वेश्चन आता है यहीं पर। तो कैसे क्वेश्चन आता है? पहला आता है, अगर सिर्फ और सिर्फ कोई चार्ज कर रहा है आपसे रिस्क फ्री, आप बताना, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, कोई आपसे चार्ज कर रहा है रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न, तो बताओ कितना परसेंटेज आएगा? हाँ, सिर्फ और सिर्फ कितना चार्ज करिएगा? कोई सिर्फ और सिर्फ क्या मांग रहा है? रिस्क फ्री। कोई मतलब वही मनी लेंडर आपसे क्या मांग रहा है? सिर्फ, अच्छा सिर्फ वही दो, छोड़ो दोनों, वही दो, तो उसको क्या बोलेगा वो लोग? रिस्क फ्री रियल। सर वही मतलब कंपनसेशन ऑफ सेक्रीफाइस वाला बोल रहा, वही दो। दूसरा, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि ना 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 मेरे को रिस्क फ्री चाहिए बट मेरे को रियल नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न दो, तो आप क्या करेंगे? कैसे निकला? किसको किसको ऐड किए? कंपनसेशन और प्रीमियम को ऐड कर दिए, यानी 5% प्लस 4% इक्वल टू कितना परसेंट? 9%। अगर कोई वो बोल रहा है मनी लेंडर, ना 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 मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मेरे को रिस्क एडजस्टेड चाहिए, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, तो बताओ अब क्या करोगे? तीनों ऐड हो जाएगा। तीनों मतलब ये 9% तो ऐड होगा ही पहले वाला, प्लस 6% ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 15%। क्या बात समझ में आया? हाँ, इस तरह से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये दे देगा और आपसे तीनों में से कुछ भी मांग लेगा, तो आपको देना पड़ेगा जवाब। दे पाएंगे? नोट कर लीजिए। हो गया? आगे बढ़े। देखो यहाँ पर कितना बात हो रहा था मॉडल इन कैलकुलेशन से, मतलब कैलकुलेशंस कैसे किया जाएगा, कितने मॉडल्स होते हैं? तो दो मॉडल्स होते हैं, बताए थे अभी। पहला मॉडल क्या होता है? एडिटिव। दूसरा मॉडल भी है हमारे पास, दूसरा मॉडल क्या है? मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीपल प्लस को एडिटिव, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो सर इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या आप खुद से कर पाएंगे ना? चलो, फाइंड डिफरेंट इंटरेस्ट रेट इन अबव एग्जांपल। पहला वाला क्या था? रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा था रिस्क फ्री, करके दिखाओ जल्दी से।
करिए करिए करिए। हाँ हाँ वो भी करना है, थोड़ा तो करो कम से कम। कितना है पहला वाला? पहला वाला कितना आया? 5%। दूसरा वाला कितना आया? 5 इंटू 4 इक्वल टू 20%। तो तीसरा वाला 5 इंटू 4 इंटू, हाँ तो ऐसे होता है मल्टीप्लाई, समझे? किया था क्लासों में पहले, इसीलिए तो याद है। यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता है। देखो ध्यान सुनो, यहां पर 5 और 4 था ना, यहां पर 2 रेट लगेगा, ये तो बात पक्का है। कौन कौन सा रेट लगेगा? 5 वाला। तो क्या हुआ यहां पर? मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का मतलब मल्टीप्लाई एक दूसरे से नहीं होता है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का मतलब ये हुआ कि पहले 5% का रेट से चार्ज हुआ, फिर 4% वाला भी इसमें ऐड हो जाएगा, और फिर इसमें कौन सा रेट वाला ऐड हो जाएगा, यानी जो जो रेट चार्ज कर रहे हैं वो सारा रेट इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखो इसका सिंपल सा लॉजिक दे रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 1 रुपया, ध्यान से सुनना, 1 रुपया, तो 1 रुपया के ऊपर जो हम लोग रेट चार्ज करेंगे पहला वाला, वो 5% चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे? तो ये 1 रुपया 5% का रेट लगा तो कितना बन गया? कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ ना। 1 रुपया के ऊपर 5% निकालो। 1 रुपया पे 5% कितना आया? ऐसे नहीं, 0 पॉइंट श्योर 0.05 ना, 0.05। अब जब 0.05 आया है तो ये इंटरेस्ट मिला है 0.05, बट रुपया का वैल्यू कितना हो गया है, तो वो कैसे निकलेगा? इसमें +1 कर देंगे, या फिर बेटर ऑप्शन के लिए आप क्या करिए, कैलकुलेटर पे 1 + 5% कर दीजिए। 1 1 1 1 + 5%, ऑटोमेटिक वो ले लेगा कि 1 रुपया कितना बन गया। तो 1 रुपया आपको कितना बन गया? 1 तो 5% का रेट लगेगा तो 1 रुपया कितना बन जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? अब ये 1.05, अब इस पे कौन सा रेट लगेगा? 4% लगेगा। अब कौन सा रेट लगेगा? तो ये अब 4% लगेगा इसके ऊपर, तो ये कितना बन जाएगा? 4% का रेट लगाओ अब इसके ऊपर, कितना आ रहा है? 1.05 लिखे, सुनो ना, 1.05 लिखे, अरे 1.05 लिखे। उस पे क्या करना है? तुम्हारा कैलकुलेटर कहां है? कब ले गए, कब लेकर आओगे? 2 तो कैलकुलेटर खरीद के रख लेना सभी लोग। एक तो कहां पर रहेगा? एक हमेशा परमानेंटली बैग में रहेगा, और एक कहां रहेगा? एफएम क्लास में मेरा कैलकुलेटर आया तो घर जाना पड़ेगा, बता दे रहे हैं। 1.05 पर फिर क्या करिए? वही रिपीट करिए, +4% डालिए, तुम्हारा वही कहानी। 1 पॉइंट पकड़ो, पीछे दे दो, बैठा हुआ है पीछे, घर में जाके करते रहना, समझ में आ जाएगा अच्छा से। 1.05 पर क्या करिए? 1.05 पे +4% करिए, देखिए कितना आ रहा है? 1.092, यही आया ना। तो सुनो 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 सुनो, यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो ना, पहले हम यहाँ पर रुपया कितना से कितना बन गया वो पता करने नहीं निकले हैं। हम लोग यहाँ पर ये पता कर रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना सामने वाला चले। तो ये 1 रुपया तो हम लोग मान के चले थे ना कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या मान के चले थे? 1 रुपया। 1 रुपया 5% के रेट से कितना रुपया बन गया? 1.05। अब फिर वो 1.05 4% के रेट से कितना बन गया? 1 पॉइंट। तो इसमें तो 1 रुपया जुड़ा हुआ है, तो हम 1 रुपया थोड़ी चार्ज करने वाले हैं। तो इसे हम क्या करो, वापस से 1 रुपया इसमें हटा दो, तो कितना बच जाएगा? 0.092 0.092 यही चार्ज करेंगे। अब इसको
नॉर्मल परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो या फिर इसी को इतना ही छोड़ दो। 100 से मल्टीप्लाई करो इसको, देखो कितना परसेंट आ रहा है। 0.92 को 100% से मल्टीप्लाई करो, 100 से, 100% नहीं, 0.92 को कितना आ रहा है? हाँ, थोड़ा गलती निकाला ही आई थिंक। हाँ हाँ एकदम। हाँ ठीक तो है, हाँ वही तो बोल रहे हैं, या गलती लिखा हुआ है। तो इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये बोलो? 0.092। इस पे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो रेट कितना बन जाएगा? 9.2%। या तो ये भी बोलोगे तो आंसर है, या तो ये बोलोगे तो आंसर। नहीं समझे? वापस से रिपीट कर रहे हैं। मेरे को बताओ तीसरा वाला रियल रिस्क, सॉरी तीसरा वाला क्या था? तीसरा वाला यहाँ नहीं है, तीसरा वाला है, लिखना नहीं है आपको, रिस्क एडजस्टेड है ना, नॉमिनल है ना। तो इसमें कौन कौन सा रेट है आपका? 5 है, 4 है और 6 भी। इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से। 1 जो है वो 5% का रेट से कितना बन जाएगा? 1 पॉइंट। डन यहां तक? तो कैलकुलेटर पे कैसे निकला ये वाला? 1 पे प्लस 5% कर दीजिए, 1 प्लस 5%, ये इतना आ गया। आपको क्या करना है? 4% और रेट लगाना है। तो इस पे वापस से प्लस कितना करिए? 1.09। प्लस, सिर्फ प्लस, प्लस 4%, ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 1.092। डन यहां तक? और उसके बाद 6% का रेट से जाएगा ना, आया ना? तो 1.092 पे प्लस 6%, प्लस 6% कितना आएगा? ठीक से 1.15 नहीं, जो है वही बताओ। ये भूल से मत करना, अकाउंट्स नहीं चल रहा है, ये 8 कर दीजिए, याद रखना पहले, ये तो गया नंबर। 1.15 जो है वो पूरा बताओ। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भूल से भी वो काम मत करना, बता दे रहे हैं। एफएम है ये, कुछ नहीं, ये एफएम अकाउंट्स में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका इंपैक्ट होगा ना, बता देंगे, अभी टेक्निकल चीज अभी यहाँ ध्यान दो। तो ये हो गया, ये आया। तो अब क्या करेंगे इसमें से बताओ तो? 1 रुपया हटा दो, क्योंकि 1 रुपया तो एज्यूम किए थे ना। अरे हाँ या ना? 1 रुपया हटा देंगे तो कितना रेट बन जाएगा? ये 1.1575 में से 1 रुपया हटा दो तो कितना बन जाएगा? 0.1575 बना ना। या तो यही आंसर हो जाएगा, या तो फिर आप क्या करो, 0.1575 जो आया है इस पे 100 का रेट लगा दो, तो क्या आ जा रहा है? 15.75। परसेंटेज में बोलना है तो ये आंसर आएगा, डेसिमल में बोलना है तो ये आंसर आएगा। समझ में आया? इसका एक ना ट्रिक है, वो ट्रिक दे दे सॉल्व करने का। या तो ऐसे करो, या तो इसका ट्रिक है एक, और ट्रिक ले लो। सर आपने वहां पे 1 एज्यूम किए थे, तो वहां तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो? हाँ, तो पर्टिकुलर वैल्यू हमको तो रेट निकालना है ना, रेट को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम सामने वाला से सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 5.75% चार्ज करेंगे। तो रेट निकालने के लिए पहले कोई वैल्यू लेकर एज्यूम करके एक नंबर्स निकाल लिए, फिर वो वैल्यू को हटा दिए, तो रेट निकल गया मेरा। पहले वैल्यू लेके वहां तक पहुंचे, फिर वैल्यू को क्या कर दिया? हटा दिए, तो रेट निकल गया मेरा। हमको यहाँ पर अमाउंट थोड़ी बताना है, रेट बताना है। तो इसमें ना एक तरीका भी होता है, ध्यान से सुनोगे क्या होता है सॉल्व करने का। वापस से हम रिपीट कर रहे हैं ये वाला चीज को। पहला वाला क्या था बताओ तो? रिस्क फ्री रियल था ना, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो 5% आएगा ही। दूसरा वाला क्या था? रिस्क फ्री नॉमिनल था। लिख लीजिएगा, सब लिख लीजिएगा, बट इसको सीखिए। तो इसको कैसे करेंगे पता है? ट्रिक में 1.5 बोलो कितना? 1.5 क्यों? 1 पॉइंट जितना भी रेट था उसके लिए क्या यूज करेंगे? 1.05। दूसरा वाला रेट कितना था जरा बताएंगे? हाँ, दूसरा रेट कितना था बोलो? तो उसको कैसे, अगर वो 1 रुपया 4% के साथ, अगर मान लो, सुनो ना, पहला वाला परसेंट था 5, तो 1 रुपया 1 साल बाद कितना बन गया?
अगर 4 रुपया का रेट होता तो कितना बनता? 1 रुपया 4 रुपया का रेट से कितना बनता? 1.04 1 रुपया और 4 रुपये से कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई। हाँ, फिर इसमें से जो आया उसमें से 1 हटा दो, देखो यही आया होगा 1.092 आया ना। इसको आप लोग 9.2% बोल रहे थे, इसी को तो 9.2% बोलेंगे। तीसरा वाला देखो, खुद जो तरीका बताया उस तरीका से तुम खुद बताना। नेक्स्ट वाला रिस्क एडजस्टेड, हाँ ना, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल। बताओ क्या करेंगे यहां पर, खुद से बताओ। पहला वाला क्या ले? 9.2 इंटू, अरे यहां तीनों रेट को मल्टीप्लाई करना है, तो रेट को मल्टीप्लाई करने के लिए रेट के सामने 1 लगा दीजिए, ट्रिक यही है ना। तो यहां पर क्या क्या लेंगे? पहला वाला 1.05 मल्टीप्लाई बाई 1 पॉइंट, दूसरा वाला क्या था 1 पॉइंट, जो आएगा उसमें 1 माइनस कर दो, आंसर निकल जाएगा, तो दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कितना आया? 0.1575 आया, तो और ये 15.75। तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखेंगे? यही वाला याद रखेंगे। ये लॉजिक ये था निकालने का, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, बट आपका रियलिटी में ऐसे निकालेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव में क्या करेंगे? 5 4 6 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1.05 मल्टीप्लाई 1.04 मल्टीप्लाई 1.06, जो आएगा -1, क्योंकि 1 आप एज्यूम कर रहे हैं और हटा रहे हैं। डन। अच्छा है, उस ट्रिक से जा सकते हैं जिस ट्रिक को बताए थे। अब आप नोट करिए जहां से नोट करना है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, कहां से नोट करना है यही नोट कर लीजिए, ए वाला कर लीजिए। वन हटाने से आंसर तो अगर करते 0.05 0.05। हाँ, तो दिमाग ज्यादा लगा रहा है, दिमाग दोनों में 1 लेकर रेकर नहीं कर रहा है वो। तुम क्वेश्चन जब करोगे आगे समझ में आएगा। तुम जो 1 हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 1 से 1 पैसा बन रहा है ना, तो वो 1 से 1 बन करके 0.92 तक गया है, तो जब हटा रहे हैं तो कॉमन हट रहा है, समझ रहा है ना। तुम सोच रहे हो कि सिर्फ 0.5 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेकर पैसा नहीं होगा ना, रेकर नहीं करेगा, हमको यहाँ रेकर करवाना था। रेकर समझ में आ रहा है क्या होता है कि 1 रुपया पहले 1.05 बना और फिर 1.05 को रेकर करना है मेरे को। अब तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.05 रेकर नहीं हो रहा है, सिर्फ 0.5 रेकर हो रहा है जो तुम कर रहे हो कैलकुलेशंस में। इसको डीपली समझेंगे हम लोग, आगे आने वाला टॉपिक जो होगा ना वो समझ जाओगे उसमें कि ऐसा क्यों होता है। यही तो है, इसी को डीपली समझना है आगे के टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में या फिर आज के स्टार्टिंग एंडिंग क्लास में, ये कैसे बनता है। हो गया यहां तक? आगे बढ़े। एक तो क्वेश्चन दे रहा करो तो, चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। तो ये रहा क्वेश्चन 15, स्क्रीन पे है, करिए इसको खुद से। स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे है, करिए खुद से। सर दोनों में करना है। अच्छा, गुड गुड क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ मेथड मॉडल्स वी ऑलवेज एज्यूम, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव, पूरा का पूरा एफएम में मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स है, पूरा का पूरा एफएम में मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स है। यहां लिख लीजिए, लिखना भूल गए थे हम। नोट, if nothing is mentioned
ऑलवेज अप्लाई मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। डन। अब जहां पर कुछ नहीं बोला रहा है तो क्या एज्यूम करना, क्या लिख कर करना है, मल्टीप्लिकेटेड। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या करेंगे आप, जो भी परसेंटेज रहेगा उसके सामने 1 पॉइंट समथिंग लगाएंगे, बाद में 1 हटा देंगे, सारा के साथ। हाँ, सारा के साथ। चलो अब करो जल्दी से। इफ नथिंग इज मेंशन ऑलवेज अप्लाई मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। डन, लिख लिए। चलो करो ये। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या मांगा है, रिस्क फ्री मांगा है और रिस्क एडजस्टेड मांगा है। एक नॉमिनल है और एक भी नॉमिनल है। आराम से करो। सर यहाँ पर ना देखिए, रिस्क फ्री रियल रेट लिखा हुआ है। हाँ, तो कंपनसेशन ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन के बदले में क्या लिख दिया, वो रिस्क फ्री रियल है ना। गलत है क्या? अरे समझ रहे हैं, कंपनसेशन के बदले में क्या लिख दिया, कंपनसेशन ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन के बदले में क्या लिखा हुआ आदित्य, देखो रिस्क फ्री। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वही बात है। हालांकि ये मांग भी नहीं रहा है। मांग क्या रहा है हमसे, रिस्क फ्री नॉमिनल रियल रेट, रिस्क फ्री नॉमिनल रेट, सॉरी नॉमिनल, पहले रियल नॉमिनल ही मांगा था ना, रिस्क फ्री नॉमिनल रेट मांग रहा है। तो नॉमिनल के लिए क्या तरीका है बोलो तो, 1.04 1.02 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दो, 1 से माइनस कर दो, कितना आएगा 0 पॉइंट। कैलकुलेटर पे करो ना, सारा सब कुछ कैलकुलेटर पे किया करो। जैसे 1.04 मल्टीप्लाई 1.04, जो भी आया उसमें वही कैलकुलेटर पे ही माइनस करो। कैलकुलेटर पे माइनस कर दो 1, जो भी आया वहीं पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ रहा है 6.08। हाँ, हमको उतना कैलकुलेशन नहीं देखना है आपका, ठीक है ना। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे ही करेंगे। समझ में आया क्या? दूसरा क्या मांगा था आपसे, रिस्क एडजस्टेड ना, नॉमिनल मांगा था ना। तो इसमें क्या होगा 1.04 1.02 और एक और था ना 1.03, जो भी आएगा उसको 1 से माइनस करके। अच्छा, ये 100 से सर मेरा तो आंसर आ रहा है सर 0.0608 के आसपास। हाँ, तो 100 से आप मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, उसको भी बोल सकते हैं, तो उसके सामने परसेंटेज नहीं लगेगा। पर जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके पीछे आप क्या लगाएंगे, परसेंटेज लगाएंगे। फर्क इतना ही है। 100 से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज लिख रहे हैं। परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और परसेंटेज हटाने के लिए इस चीज को आप 100 से हटा डिवाइड मार देंगे तो परसेंटेज हट जाएगा। आप समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को? बंद करो सब। यहां देखो फिर क्या होगा आगे, कितना आएगा आंसर, 9.26% आ जाएगा क्या? हाँ, अरे बना सबका। चलो, तो ये आप कैलकुलेशन सीख गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डालें जल्दी से।
पॉइंट नंबर कितना आएगा 6। टू अप्रोचेस टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, ये बात तो समझ में आ गया, ठीक है ना। बट उसको सॉल्व करने का, आगे बढ़ने का, क्वेश्चंस को आगे अप्रोच करने का 2 अप्रोच होता है, ठीक है ना। एक अप्रोच का नाम है जो अप्रोच है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट अप्रोच, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा अप्रोच है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला क्या अप्रोच था और दूसरा क्या अप्रोच है इंटरेस्ट का? कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या कहानी है कि y, अच्छा एक चीज समझ लेना, y0 का मतलब करेंट ईयर होता है अपने यहाँ। y0 हम लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? आज, अभी अभी। करंट ईयर मतलब अभी, आज। करंट ईयर छोड़ो ना, आज अभी, ठीक है ना। अभी हम आपको 100 रुपया दिए, आज आपको क्या दिए? 100 रुपया दिए। इंटरेस्ट का रेट है आपका 10% पर एनम, ठीक है ना। ठीक 2 साल बाद, 1 साल बाद कितना रुपया हो जाएगा? हाँ, 1 साल बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा, या फिर इसे बोलो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? हाँ, सिंपल है, यानी कि यानी कि 100 रुपया के ऊपर कितना परसेंट बोलो? 10% कितना होता है? हाँ, है ना, प्लस 100 रुपया कितना आएगा बोलो? तो सर क्या हुआ? 1 साल बाद आपका रुपया कितना बन गया? डन है यहां तक? 10% 10 रुपया इंटरेस्ट मिला, प्लस 100 रुपया आपका कितना बन चुका है? 110। दूसरा साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? अब आपके पास रुपया कितना है बोलो? आपका रुपया कितना है अब? तो 110 रुपया आपके पास है, पक्का? अरे हाँ या ना? इंटरेस्ट अब कितना रुपया पे मिलेगा? इंटरेस्ट यहां पर भी 100 रुपया पे ही मिलेगा। कितना रुपया पर? 100 रुपया पर। यानी कि याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो रुपया आप आज दिए हैं उसी रुपया पर बार बार इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि मेरा दोस्त लोग समझो कि पहला y1 में आपको 100 रुपया के ऊपर 10% मिला। कितना रुपया मिला? 10 रुपया मिला। और आपका 100 रुपया कुल मिलाकर कितना रुपया बन गया? 110 बन गया। 110 बन गया। नेक्स्ट ईयर में फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितने रुपया पे? 100 रुपया पे 10%। और आपके पास रुपया है कितना? समझ नहीं रहे? y0 पे आपके पास 100 रुपया है ना। आपको 1 साल का इंटरेस्ट कितना रुपया मिला? तो आपके पास कुल मिलाकर कितना रुपया हो गया बोलो? 110 रुपया। दूसरे ईयर पर भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 100 पे ही 10% के रेट से 10 रुपया ही मिलेगा। और ठीक 2 साल बाद आपका रुपया कितना हो गया? 110 रुपया प्लस 10 यानी कि 100। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यानी कि हर बार यहां पर भी 10 रुपया जो इंटरेस्ट मिला वो किस पे मिला? 100 रुपया के ऊपर ही 10% मिला। हाँ है ना? तो यानी कि वही हम बोल रहे हैं कि दूसरा ईयर में आपको 100 रुपया के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और आपके पास रुपया कितना था? 110 था। कुल मिलाकर रुपया कितना हो गया आपका?
फॉलो किए चीज को, नहीं फॉलो किए? हाँ, तो यानी कि हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि Y2 पर आपके साथ क्या कहानी हुआ, 100 रुपया था, 100 रुपया था तो 10 रुपया इंटरेस्ट मिला, Y2 पर भी 10 रुपया का इंटरेस्ट मिला और आपका रुपया कितना बन गया, 120। ये है सिंपल इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट बात कि जब जब इंटरेस्ट चार्ज होगा इनिशियल पैसा पे चार्ज होगा, समझ आ रहा है ना? पर कंपाउंड क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। कंपाउंड बोलता है कि अगर तुमको Y0 पे मेरे को तुम 100 रुपया दिया था और इंटरेस्ट का रेट यहां पर भी 10% है, तो Y2 पे मेरा रुपया कितना बनेगा, क्या 120 बनेगा? जवाब है नहीं। अब इसको समझो कैसे बनेगा, यहां पर ही समझो। Y0 पर आप मेरे 100 रुपया दिए थे ना, हाँ, Y1 पर कितना रुपया होगा, पहले वो दिमाग लगाते हैं। Y1 पर 100 रुपया के ऊपर 10% कितना इंटरेस्ट मिला, डन। और आपका रुपया कितना बन गया, 110। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ईयर मतलब कि फर्स्ट ईयर क्रॉस, एक ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर पार हो गया। नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट जो आपको चार्ज करेगा वो किस पे चार्ज होगा, 100 रुपया पे चार्ज होगा कि 110 रुपया पे चार्ज होगा? कंपाउंडिंग में यही तो खास बात है कि जो रुपया आपका बन गया है, जो रुपया एक्चुअली है, उस पे चार्ज होता है। सिंपल इंटरेस्ट में बैंक में पैसा जमा किए ना आप, बैंक में पैसा जमा किए, उसी रुपया पर बार बार इंटरेस्ट देगा। पर जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 100 रुपया जमा किए, एक साल बाद वो कितना बन गया, 110 बन गया। अब जो इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर मिलेगा वो 100 रुपये पे नहीं मिलेगा, 110 पे मिलेगा। तो 110 रुपया पे नेक्स्ट ईयर चार्ज करेंगे। 110 रुपया के ऊपर 10% कितना आएगा, करीब करीब 11 रुपया आएगा, 11 आएगा। और आपका रुपया कितना बन गया, 110 तो पहले ही था, और यहां पे कितना बन जाएगा, 110 प्लस 11, 121। समझ में आ रहा है? तो यहां पर कैसे निकला ये Y2 वाला कैलकुलेशन, कैसे निकला, क्लियर हुआ? तो Y2 वाला कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, यहां पर पहले Y1 Y2 में कितना निकलेगा हम बताते हैं। तो यहां पर कैलकुलेशन कैसे हुआ, 100 रुपया के ऊपर पहले 10% चार्ज किए, प्लस 100 रुपया कितना हो गया, 110। फिल कर पा रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट ईयर 100 रुपया पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, किस पे होगा, 110 पे ही होगा, 110 पे होगा। उसके ऊपर 10% प्लस आपके पास 110 रुपया पहले से पड़ा हुआ है, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 121 रुपया। क्या फॉलो किए इस चीज को, दोनों को फॉलो किए? यानी कि Y2 पे आपका कितना रुपया हो जाएगा, 100 रुपया प्लस दूसरा ईयर 10 रुपया और नेक्स्ट ईयर 11 रुपया, कुल मिलाकर 121 रुपया। तो बताओ कौन सा वाला इंटरेस्ट फायदा है, सिंपल वाला कि कंपाउंड वाला? कंपाउंड वाला। यानी कि पैसा कहीं डालना हो आप कहीं तो याद रखिएगा सिंपल में मत डालिएगा, कहां डालिएगा, कंपाउंड पे। इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें ये चार्ट फॉलो करो। चार्ट को फॉलो करोगे तो काम हो जाएगा, बाकी किसी को फॉलो नहीं करोगे तो। चार्ट फॉलो करो, पहला 100 रुपया के ऊपर चार्ज हुआ, यहां भी 100 रुपया चार्ज हुआ, पर दूसरा ईयर में ये 100 रुपया के ऊपर ही चार्ज हुआ और ये जितना रुपया बन गया है, कितना रुपया बन गया है, 110 रुपया इस पे चार्ज हुआ। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 121 रुपया पे ही चार्ज करेगा। कितना पे, 21 पे कितना रुपया, 12 रुपया का आसपास, 12 रुपया नहीं, 12.1 आ जाएगा ना। और ये पागल लोग कितना पे चार्ज करेगा पता है, 100 पे ही चार्ज करेगा। 100 रुपया पे फिर आपको कितना रुपया देगा, 10 रुपया देगा। बट ये कितना दे रहा है, सोच रहे हो कितना फायदा होगा? तो जितना पैसा आपके जमा होता चल जा रहा है ना, सारा कंपाउंड हो जाएगा। जितना भी म्यूचुअल फंड बोल रहे हैं, जितना भी पेंशन होल्डर फंड्स है, ये है, ये सब जो बनता स्कीम्स बनता है, जो डबल वाला स्कीम, ट्रिपल वाला स्कीम, सबका सब किस पे चलता है, वो लोग कंपाउंड पे चलता है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए अभी इतना पूरा नोट कर लीजिए फटाफट। नहीं नहीं, फोन बंद करो। पहले ये बताओ मेरे को कि यहां पर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो ऑलवेज किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? हाँ, ओरिजिनल पर, इनिशियल पर। एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन ओरिजिनल कॉस्ट।
और इस पर इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होगा इज ऑलवेज, एक्चुअल नहीं बोलते हैं, एप्लीकेबल ऑन लास्ट, ये लास्ट था फॉर द पर्पज ऑफ ये इंटरेस्ट के लिए, ये लास्ट था फॉर द पर्पज ऑफ ये इंटरेस्ट के लिए। तो ये इंटरेस्ट निकालना है, इस साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो लास्ट कौन सा ईयर होगा, ये होगा कि ये होगा? इधर देखो स्क्रीन पे, ये इंटरेस्ट निकालना है तो लास्ट क्या होगा, ये होगा कि ये होगा? 110। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन लास्ट या फिर पिछला वाला, प्रीवियस अमाउंट। क्लियर है? चलो अब पूरा लिखो। बोलो, हो गया? हम लोग को इस चैप्टर में कौन सा इंटरेस्ट फॉलो करना है, कंपाउंड वाला करना है कि सिंपल वाला करना है? हाँ, कंपाउंड करना है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, कंपाउंड। तो कुछ नहीं बोला रहेगा तो आप क्या एज्यूम करेंगे, याद रखिए, कंपाउंड। नोट, इफ नथिंग इज mentioned, we always follow compound interest approach only। हालांकि पूरा का पूरा इंटायर एफएम में यही फॉलो होता है, पूरा का पूरा एफएम में कंपाउंड अप्रोच ही फॉलो होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा।